गुजरात के वलसाड की खाड़ी में एक अज्ञात सूटकेस बरामद किया जाता है। लोगों की निगाह जब उस सूटकेस पे पड़ती है तो वो तुरंत प्रशासन को इस चीज की सूचना देते हैं। प्रशासन वहां पर पहुंचती है और उस लावारिस सूटकेस को खोलती है। जैसे ही सूटकेस खोलता है हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि अंदर एक लड़की की लाश होती है। अब वो लड़की कौन होती है, कैसे वहां पर पहुंचती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। पुलिस तुरंत उस वक्त जो है आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज करती है और इंतजार करती है, जगह जगह पर प्रकाशित करती है उस लड़की की फोटो और उस सूटकेस की फोटो, सारी चीज प्रकाशित करती है कि इसके पहचान का कोई इंसान वहां पर आएगा। लेकिन इंतजार करने के बावजूद भी वहां पर कोई नहीं पहुंचता है और जिसके बाद पुलिस उस शव का अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन ये प्रश्न बन जाता है कि आखिर वो लड़की थी कौन, उस सूटकेस में वो कैसे आई, उसको कौन मारा और कौन वहां उस खाड़ी में ले जाकर उसको फेंका। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका खुलासा हो पाना बहुत नामुमकिन लग रहा था। लेकिन कुछ वक्त बाद कुछ ऐसा होता है कि इन सारी चीजों से पर्दा उठ जाता है। चलिए जानते हैं कि ये लड़की कौन थी और इसके साथ ऐसा क्या हुआ था और आखिर किसने किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जेआरडी। आज की जो कहानी है ये पालघर महाराष्ट्र की है। थोड़ा सा वक्त निकालकर इस कहानी को सुनिएगा, आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। शुरुआत करता हूं मैं एक पालघर महाराष्ट्र में एक ब्यूटी पार्लर वाला जगह रहती है और वहां पर एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करता है एक इंसान जिसका नाम होता है मनोहर। मनोहर वहां पर पिछले कई सालों से काम कर रहा होता है और उसी पार्लर में काम करती है नैना नाम की लड़की। अब 5 साल पहले मनोहर और नैना की मुलाकात होती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों एक नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। नैना और मनोहर धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और 5 साल पहले इनका अफेयर शुरू हो जाता है। अब ये 5 साल से एक साथ रह रहे होते हैं और उस दौरान मनोहर की शादी भी हो जाती है, लेकिन ये शादी वाली बात मनोहर नैना से छुपा लेता है। नैना को जब ये बात पता चलती है तो नैना इस चीज को कहने लगती है कि सुनो, मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है। तुम अपनी शादी को लेकर क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मनोहर साफ तौर पे मना कर देता है, बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नैना कहती, क्या पिछले 5 साल से तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? मनोहर कहता है कि नहीं, ये हमारा अच्छा वक्त था, हमने बिताया, अब वक्त खत्म, चीजें खत्म, अब तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। नैना को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है। वो सोचती है कि ऐसे कैसे कोई इंसान उसे छोड़ सकता है। पिछले 5 साल से वो मनोहर के साथ थी, रिलेशनशिप में थी, क्या मनोहर ने वाकई में उसका इस्तेमाल किया? और काफी दबाव बनाती है नैना शादी को लेकर, लेकिन मनोहर कहीं से भी उस दबाव को महसूस नहीं करता और साफ तौर पे मना कर देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। ये बात नैना को समझ में आ जाती है कि अब उसकी शादी नहीं हो सकती मनोहर के साथ, और उसे अंदर से बड़ा ही अजीब लगने लगता है कि क्या उसका वाकई में इस्तेमाल किया मनोहर ने पिछले 5 साल से। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए नैना अपने नजदीकी थाने में मनोहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। मनोहर के खिलाफ जैसी रिपोर्ट दर्ज होती है तो मनोहर को जब पता चलता है, पुलिस मनोहर को सूचना देती है, तो मनोहर कहता है कि ठीक है, थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मैं चीजें सही कर सकता हूँ। पुलिस थोड़ा सा वक्त देती है कि शायद इनके बीच में सुलहनामा हो जाए, सारी चीजें सही हो जाएं। फिर मनोहर दबाव बनाने लगता है नैना के ऊपर कि तुम केस वापस ले लो। अब नैना की बारी थी। नैना बोलने लगती है कि ना, मैं केस वापस नहीं लूंगी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगी और इस चीज को जो है साबित करवा दूंगी कि पिछले 5 साल से तुम्हारा मेरा अफेयर चल रहा था, पिछले 5 सालों से तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। मनोहर भी इस चीज को समझ गया कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, नैना नहीं मानने वाली। मनोहर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी काफी खफा होती है, लेकिन वो किसी भी तरह करके अपनी पत्नी को मना लेता है और ये चीज कहता है कि अब हमको अपनी जिंदगी बचानी है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब ये पति पत्नी यानी मनोहर और उसकी पत्नी मिलकर एक नई साजिश रचते हैं, एक नया प्लानिंग करते हैं। एक शैतानी दिमाग इनके अंदर घुस जाता है और वो शैतानी दिमाग इनको बताता है कि एक काम करो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है तो एक काम करो, जिस लड़की ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसे ही रास्ते से हटा देते हैं। जब नैना ही नहीं रहेगी तो फिर नैना का केस कौन देखेगा? और यही शैतानी दिमाग इनके ऊपर हावी हो जाता है। मनोहर और उसकी पत्नी मिलकर नैना की हत्या की साजिश रचने लगते हैं।
और एक दिन मनोहर नैना को बुलाता है और बुलाकर अपने घर ले जाता है और दोनों मिलकर, यानी कि मनोहर और मनोहर की पत्नी मिलकर नैना को पानी में डुबो डुबो कर उसकी हत्या कर देते हैं। और ये चीज पुलिस के शुरुआती जांचों में पता चला है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांचों में इस चीज की पुष्टि करी गई है कि सबसे पहले नैना को पानी में डुबाकर मारा गया। किसी को भी अगर आप पानी में डुबाएंगे तो उसका दम घुटने लगेगा और उसकी हत्या हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। नैना को सबसे पहले पानी में डुबोकर दम घुटकर उसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद उसके शव को एक सूटकेस में भरा गया और सूटकेस में भरने के बाद उसे उस पालघर से 150 किलोमीटर दूर ले जाकर गुजरात के वलसाड की खाड़ी में फेंक दिया गया। अब जब पुलिस को वो अज्ञात सूटकेस मिला, पुलिस ने देखा, पुलिस ने इंतजार किया, आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज करी, लेकिन जब कोई उस शव को पहचान करने या फिर लेने नहीं आया तो पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और लगभग 90% मामला खत्म हो गया था। कहीं से कुछ नहीं था। लेकिन पुलिस के अनुसार ये हत्या 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में हुई थी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 12 अगस्त के दिन नैना की जो छोटी बहन है वो नैना को फोन करती है, लेकिन नैना का फोन नहीं लगता है। कई बार ट्राई करती है नैना की छोटी बहन, लेकिन फोन जब नैना का नहीं लगता है तब वो मनोहर को फोन करती है और मनोहर से पूछती है नैना के बारे में। तो मनोहर कहता है कि शायद उसका फोन खराब है इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले बोली थी कि उसका फोन सही से नहीं चल रहा है। तो नैना सोचती है कि हाँ, हो सकता है फोन खराब होगा। तो नैना की छोटी बहन सोचती है कि शायद दीदी का फोन खराब होगा, कोई बात नहीं। फिर वो फोन नहीं करती है। लेकिन रात जब बीत जाती है, अगली सुबह होती है, तो वही छोटी बहन नैना का सोशल मीडिया हैंडल जाकर चेक करती है। अब नैना एक ऐसी लड़की थी कि जो पार्लर में काम करती थी और उस दौरान उसका काम ये था कि मतलब जो भी काम वो करती थी उसकी फोटोज लेना, रील्स बनाना, मतलब सोशल मीडिया पे नैना बहुत एक्टिव रहा करती थी। लेकिन पिछले 3-4 दिन से नैना के सोशल मीडिया हैंडल पे कोई भी अपडेट नहीं हो रखी थी। किसी तरह की फोटो उसने अपडेट नहीं की थी, कोई भी रील नहीं डाली थी, जिसको देखकर नैना की छोटी बहन को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है। फिर नैना की छोटी बहन थाने में जाती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है और पुलिस को ये चीज की सूचना देती है कि जब नैना से उसकी फोन पे बात हुआ करती थी तो नैना इस चीज को कहती थी कि उसने मनोहर के खिलाफ रिपोर्ट जरूर दर्ज करवा दिया है, लेकिन उसे जान माल का खतरा है और उसे ऐसा लगता है कि मनोहर उसकी हत्या कर देगा। ये बात जब प्रशासन को पता चलती है तो वो उस नैना की छोटी बहन के कथन के अनुसार मनोहर को गिरफ्तार करते हैं। और जब मनोहर को गिरफ्तार करके सारी चीजों का पूछताछ की जाती है तो शुरुआती पूछताछ में इन सारी चीजों का खुलासा होता है। तो मनोहर की पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाता है। अब आगे की कार्यवाही शुरू हो रही है। आगे इसमें क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, ये सब आगे पता चलेगा, क्योंकि अब सारा अपडेट इसमें चल रहा है, सारी चीजें इसमें चल रही हैं। और आगे न्यायिक तौर पे कितने दिन बाद इनको सजा होगी, क्या सजा मिलेगी, ये कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन यही थी आज की कहानी। पिछले 5 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे और दोनों एक दूसरे को इस कदर नहीं समझ पाए कि कौन किसके लिए क्या था। क्या किसकी गलती हम यहाँ पर माने? क्या हम नैना की गलती माने कि वो 5 साल के रिलेशनशिप को त्याग और समर्पण समझकर भूल जाना चाहिए था? क्या हम मनोहर की गलती माने कि मनोहर को कोई तीसरा रास्ता निकालना चाहिए था? क्या हम मनोहर की पत्नी को इसमें जिम्मेदार ठहराएं कि उसे अपने पति को जिम्मेदार ठहराकर उसे छोड़ देना चाहिए था? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। आखिर गुनाहगार कौन था इसमें, ये आप बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मैंने आपको कहानी बताई है और मेरी भी इच्छा है कि मैं आप लोगों के जरिए समझने की कोशिश करूं, जानने की कोशिश करूं कि आप इस कहानी को सुनकर अपना क्या ओपिनियन देते हैं, किसकी क्या गलती थी और क्या कोई तीसरा रास्ता निकल सकता था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। कल रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, जहां पे भी रहिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।